नमस्कार। राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से चल रही राजनीतिक उठापटक के कारण दल विरोधी कानून एक बार फिर चर्चा में है। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी टीम का आपके साथ बना रहे। सचिन पायलट, जिनकी वजह से अशोक गहलोत सरकार खतरे में पड़ गई, अब यहाँ पर यह प्रश्न भी उठ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट को ये सब करना चाहिए था, जिसकी वजह से उस कांग्रेस पार्टी की सरकार खतरे में पड़ गई, जिस कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को पहचान दी, बड़े बड़े पद दिए, पावर दी, प्रतिष्ठा दी। सचिन पायलट ने पहली बार कांग्रेस की टिकट पर 2004 में दौसा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पायलट उस समय सिर्फ 26 साल की उम्र में देश के सबसे युवा लोकसभा सदस्य बने थे। उनको पार्टी ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर से टिकट दी और वो जीते। 2012 में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। उन्हें राजस्थान कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने कांग्रेस की टिकट से टोंक क्षेत्र से चुनाव जीता और उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या सचिन पायलट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो रातों रात सत्ता के सर्वोच्च शिखर को हासिल करना चाहते थे? वो सारी की सारी पावर और सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते थे कि उन्होंने राजनीतिक नैतिकता को एक तरफ छोड़ दिया और अपनी ही पार्टी की सरकार को खतरे में डाल दिया। क्या सचिन पायलट को ऐसा करना चाहिए था? क्या सचिन पायलट ने गलत किया है? दूसरी तरफ सचिन पायलट का कहना है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा इरादा कांग्रेस की सरकार गिराना नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे सम्मान से काम नहीं करना देना चाहते हैं। उनकी हरकतों से मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है। मेरी आवाज़ को दबाया गया है और मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अफसरों को मेरा आदेश न मानने के लिए कहा गया। राज्य की पुलिस से मुझे राजद्रोह का नोटिस थमवा दिया गया। मंत्रिमंडल की बैठकें और CLP की बैठकें महीनों तक नहीं हुई। मैं अपनी बात कहाँ रखूं? दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि पायलट ने बिल्कुल गलत किया है। पायलट बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा। क्या मुख्यमंत्री गहलोत सही हैं? क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट सही है? अब सही कौन है ये सब आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आपके पास मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट की रस्साकसी के 2018 से लेकर अब तक के सारे अपडेट हैं। यह तो थी राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात। इस सारे घटनाक्रम के साथ साथ दल बदल विरोधी कानून भी सुर्खियों में फिर से है। देश की जनता के सामने यह प्रश्न एक बार फिर से उठ गया है कि क्या वर्तमान दल बदल विरोधी कानून विफल है? दल बदल विरोधी कानून को इंग्लिश भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट के विरोध के बाद गहलोत सरकार पर अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। गहलोत चाहते हैं कि पायलट और उसके साथी विधायक अयोग्य घोषित हो जाएं, और पायलट और उसके सहयोगी विधायक चाहते हैं कि उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना हो सके। देश भर की जनता की निगाह राजस्थान पर है कि क्या वहाँ पर देश के संविधान की पालना होगी या नहीं होगी। चारों तरफ
इस पर राजनीतिक गैर राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां आ रही है। इसी घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए अपने तबादलों के लिए मशहूर सीनियर आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खरीद फरोख्त जनता की सेवा के लिए तो नहीं होती है, ऐसा जो करते हैं वे किन सिद्धांतों का झंडा ऊंचा करते हैं। अब हम जानते हैं कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। यह दल बदल विरोधी कानून वर्ष 1985 में कांग्रेस की राजीव गांधी की सरकार के समय अस्तित्व में आया, ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित थी। आपने आयाराम और गयाराम की कहावत जरूर सुनी होगी। यह कहावत भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा तब प्रचलित हुई जब सन 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने थोड़े से समय में ही 3 बार पार्टियां बदल डाली। इस मौका प्रस्ती की प्रथा को बंद करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा पर काबू पाया जा सके। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट करता है, अगर कोई सदस्य खुद को वोटिंग से अलग कर लेता है, अगर 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दल बदल कानून लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या स्पीकर को दिए गए हैं। मूल प्रावधानों के तहत अध्यक्ष के किसी निर्णय को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया था और किसी न्यायालय को इसके अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में इस प्रावधान को खारिज कर दिया। न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। इस तरह अब स्पीकर के निर्णय को कोर्ट्स में चुनौती दी जाने लगी है। दल बदल के मामले न्यायालयों में चले जाते हैं। एक राजनीतिक दल के सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में उस समय विलय कर सकते हैं जब उसके कम से कम 2/3 विधायक या संसद विलय के पक्ष में हो। ऐसे में न तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और न ही उस राजनीतिक दल पर। जब भारत के राज्यों में सरकारें गिरी हैं या सरकारें बनी हैं, तो राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। दल बदल विरोधी कानून के मूल्यांकन की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून को भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना गया, क्योंकि इस कानून ने राजनेताओं को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल करने से रोका। हालांकि इस कानून में कई कमियां भी हैं और यहाँ तक कि यह कई बार दल बदल को रोकने में विफल भी रहा है। इसलिए इस अधिनियम का पक्ष विपक्ष जानना भी आवश्यक है। इस अधिनियम के पक्ष में तर्क दें तो दल बदल न होने से सरकार को यह स्थिरता प्रदान करता है। पार्टी के समर्थन के साथ और पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है। इसके अलावा
पार्टी के अनुशासन को बढ़ाता है। इससे राजनीतिक सतह पर भ्रष्टाचार को कम करने की मदद मिलती है। शासन पर अधिक एकाग्रता संभव हुई। यह किसी पार्टी को दोषी सदस्यों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार भी प्रदान करता है। इस तरह दल बदल कानून के विपक्ष में तर्क देने वालों की बात करें तो उनका मानना है कि दल बदल विरोधी कानून गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। यह जनप्रतिनिधियों के दलगत से ऊपर उठकर अपने स्वतंत्र विचारों को रखने व कार्य करने से रोकता है। यह कानून जनप्रतिनिधियों को पार्टी के विचारों व कार्यों को ही लागू करने के लिए सदस्यों को बाध्य करता है। कई बार जनप्रतिनिधि इस कानून की वजह से अपने क्षेत्र के लोगों और परिस्थितियों के अनुसार अपना मत व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दल का मत उससे भिन्न हो सकता है। दल बदल विरोधी कानून होते हुए भी सरकारें गिर जाती है। यह बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए इस कानून की समीक्षा की जानी जरूरी है। इस कानून को और अधिक सख्त बनाया जाना जरूरी है, ताकि चंद लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते लोकतंत्र का माखौल न उड़ाएं और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें ना गिरें। रातों रात सरकार गिराने और बनाने के ये घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर दल बदल विरोधी कानून में बदलाव की मांग करते हैं, क्योंकि इन घटनाक्रमों ने चुनावी दलों के समक्ष दल बदल विरोधी कानून के दुरुपयोग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और संभव है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में भी देखने को मिलती रहे। इसलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए कि एक बार एक व्यक्ति किसी पार्टी की टिकट से जीत हासिल कर लेता है तो उसे अगले 5 वर्षों तक उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। वह अपनी पार्टी को केवल तभी छोड़ सकता है जब वह पहले अपने विधायक या संसद पद से त्याग पत्र दे। इसी प्रकार यह कानून भी बनाना चाहिए कि हर पार्टी को अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लिए किसी एक नाम की घोषणा चुनाव से पहले की जानी चाहिए कि उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो उनकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा और फिर आगामी 5 वर्षों तक उसे ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर काम करने दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।